फ्रेंड्स, हम लोग ने कल डिफरेंट कंसंट्रेशंस को पढ़ा था 12th क्लास के सोल्यूशन में, जिसमें मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट पेंडिंग पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसको समझते हैं पहले। हमारे पास आपको बताया था सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर एक टेबल को समझते हैं, यहां पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए जरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझो। तो सॉल्यूट अगर सॉलिड लिक्विड सॉलिड समझ लीजिए, तो ये सॉलिड भी हो सकता है। ये अगर सॉलिड है, एज फॉर सॉलिड, ठीक है, ये भी सॉलिड है। ये सॉलिड है तो ये लिक्विड भी हो सकता है। ये सॉलिड है तो ये गैस भी हो सकता है। ये तो सॉलिड के साथ बिहेवियर, ये मिक्सचर हो गए। इसी तरह अगर ये लिक्विड है तो ये सॉलिड हो सकता है। ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड हो सकता है। ये लिक्विड है, ये गैस हो सकती है। अब आते हैं तीसरी तरह, ये गैस है और ये सॉलिड है। ये गैस है, ये लिक्विड है। ये गैस है, ये भी गैस है। तो इसमें हम इतने तरीके के अगर आप देखते हैं, हम सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं कितने, 9 तरीके के। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरह के लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है और उसमें इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। कभी कभी इसी में से पूछ लिया जाता है कि सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल दे दीजिए, इसी में पूछ लिया जाता है सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल दे दीजिए, इसी में पूछ लिया जाता है लिक्विड गैस का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इन एग्जाम्पल्स को आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश ना करिएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बता रहे हैं कि इसके अंदर ये डिसॉल्व हो रही। तो सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, तो हम बात जब करते हैं इस सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं सॉल्युबिलिटी की। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी, द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट और रिमेन सेम।
ये चेंज नहीं हो रही हैं, तब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। और ये फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? फिजिकल कंडीशन जनरली हम लेते हैं प्रेशर और दूसरा लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको लिया जाता है, और ये लिया जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिया जाता है। ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको ही बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन यही रहती है, ठीक है। जब इन कंडीशंस को लेते हैं तो हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट possible, maximum amount of solute is possible to dissolve in certain, मतलब क्या कह रहा है, certain quantity of solvent। मतलब हम जो यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की सर्टेन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, इसके अंदर हम मैक्सिमम कितना सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर, क्या होगा, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, तो हम जिस सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया, सॉल्युबिलिटी को हमने डिफाइन किया है कि सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी भी दिए गए एक निश्चित सॉल्वेंट के में घोली जा सके, यदि हम उसके फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज पॉसिबल टू डिसॉल्व इन certain quantity of solvent under the constant physical condition। तो ये जब बात करते हैं तो constant physical condition बहुत important है, और certain quantity of solvent भी important है। ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट को दिमाग में रखना है कि physical condition constant हो और solvent की क्वांटिटी certain है, एक निश्चित रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। इसीलिए हमने कहा फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, और फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हम जब सॉल्यूट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्राम पर लीटर में होती है, इसमें होती है ग्राम पर लीटर में, क्योंकि आपके यहाँ कोर्स में गैस और सॉलिड का ही है, लिक्विड में जो रिलेशनशिप देखना है गैस और सॉलिड का है, इसलिए यहाँ पर ग्राम पर लीटर ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी। अब इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं उसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जिनको हम बात करेंगे,
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। कितना अमाउंट डिसॉल्व है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, इसमें जरा समझिएगा, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बात जब सीक्वेंस में आ रही है तो हम इसको भी बताएंगे आपको यहाँ पर, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए और आप चीज़ों को भूले नहीं। तो जो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन हम सॉल्यूट की और मात्रा को ऐड कर सकें, डिसॉल्व कर सकें, तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। जैसे आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया, सपोज शुगर और वाटर का ही सॉल्यूशन है, अब हमने थोड़ी सी शुगर और ली इसमें डाली और इसको हिलाया और वो डिसॉल्व हो गई, तो ये सॉल्यूशन कैसा था? अनसैचुरेटेड था, क्योंकि हमने कोई फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करी, सीधे कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दी है, तो वो डिसॉल्व हो गई। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन था वो कैसा था? अनसैचुरेटेड है। तो इसमें क्या होगा? व्हेन more quantity of solute is possible to dissolve in given solution without changing the physical condition। फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या आता है? क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर और आ गया क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ये तीन यहाँ पर फिजिकल कंडीशंस में आएंगे, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमारा सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ये होता है, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सोल्यूशन। क्या कहलाता है? नॉर्मल सोल्यूशन। इसको हम नॉर्मल सोल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अनसैचुरेटेड के बाद क्या आता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है, सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि हम अभी क्या कर रहे थे, उसमें हम डिसॉल्व कर पा रहे थे, इसकी मात्रा, सॉल्यूट की क्वांटिटी को ऐड कर पा रहे थे।
लेकिन अब क्या कह रहा है कि सैचुरेटेड हो गया, तो मोर क्वांटिटी या एडिशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या है कि हम सोल्यूशन के अंदर कोई भी सोल्यूट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, सोल्यूट के अंदर किसी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर पाएंगे विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन। फिर से समझ लें, किसी भी गिवन सोल्यूशन में सोल्यूट की और अधिक मात्रा को ऐड नहीं किया जा सकता है। कैसे, विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन। तो ये फिजिकल कंडीशन को चेंज करे हुए बिना, तो यहां पे क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज नॉट पॉसिबल। वहां पे पॉसिबल था, यहां पे क्या है, नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व इन गिवन सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफिनीशन हम किसकी दे रहे हैं, सोल्यूशन की दे रहे हैं। गिवन सोल्यूशन विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस। हम बिना चेंज करके मोर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व इन गिवन सॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन, राइट। बात समझ में, फिजिकल कंडीशन में वही चीजें हैं, क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या है, एडिशन इन सॉल्वेंट अमाउंट। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी कर लें, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तीसरा आता है कि सैचुरेटेड की जगह अब आएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं उनके बारे में भी समझते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब सुपर सैचुरेटेड की बात कर रहा है, यहाँ पे सैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा है, सुपर सैचुरेटेड की बात कर रहा है। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि बच्चों, इसको बड़ा सिंपल भाषा में समझो कि आप एक पार्टी में गए और उस पार्टी में क्या था, आप अकेले बैठे हो, अभी जल्दी पहुंच गए, अकेले बैठ गए। अब आपने क्या किया, वहां पे स्नैक्स खाना चालू कर दिया। अब स्नैक खा रहे हैं, तो जब आपने स्नैक्स खाए तो आपकी सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन थी नॉर्मल सोल्यूशन वाली, क्योंकि अभी आप और खा सकते थे। आप और खा सकते थे, तो आप किस स्टेज में थे, सैचुरेटेड स्टेज में थे। फिर क्या हुआ, आपके दोस्त आ गए,
उनके साथ आपने जम के खाया, और जम के खाने के बाद आप इतने पैक हो गए कि आप कुछ नहीं खा सकते थे, इतने पैक हो गए कि अब आप कुछ जैसे कुछ चलने वाला नहीं था। तो ये स्टेज क्या थी? सैचुरेटेड स्टेट थी कि अब आप कुछ नहीं खाओगे, भाई हो गया। तब तक भाई जहाँ पार्टी में गए थे उन्होंने पकड़ा, बोले चलो भाई डांस करो, और आपको डांस कराने ले गए। आपने 1-1.5 घंटा 2 घंटा जम के डांस किया। तो जैसे ही डांस किया उसके बाद क्या हो गया? आपका खाना क्या होगा? सेटल्ड हो गया, कुछ नीचे चला गया। अब आपके पास पेट फिर खाली हो गया। अब आपने कहा यार भूख लगी है, चलते हैं कुछ खा लेते हैं। तो आपने फिर से कुछ गाजर का हलवा, किसी ने मूंग की दाल का हलवा, किसी ने आइसक्रीम, किसी में रसगुल्ला, सब खाना चालू कर दिया। तो अभी तो आप तो बिल्कुल पैक हो चुके थे, लेकिन हमने क्या किया, उस व्यक्ति ने जिसकी पार्टी में आप गए थे उसने आपको डांस करा दिया। मतलब अभी आप आराम से बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज कर दी। क्या कर दी? फिजिकल कंडीशन को चेंज कर दिया। आपसे एक्सरसाइज करा दी। डांस क्या एक एक्सरसाइज है, करा दी। अब एक्सरसाइज में क्या हुआ? आपकी एनर्जी भी खर्चा हुई, आपने जो खाना खाया था वो भी नीचे सेटल डाउन हो गया, नीचे पहुंच गया, और आपका ऊपर का हिस्सा फिर खाली हो गया। अब आपको भूख लगने लगी, यार पेट फिर खाली हो गया, इतना डांस कर लिया फिर खाली हो गया। तो आप क्या हो गया? आपकी जैसे ही फिजिकल कंडीशन चेंज हुई, आपके पास और स्पेस आ गया। क्या आ गया? और स्पेस आ गया, जिसकी वजह से आप और कुछ खा सके। और यही जब आप बार बार खाओ, इसके बाद भी खाओ, एक टाइम हो कितने भी डांस कर लो, उसके बाद खाना चलेगा नहीं, या कुछ खा ही नहीं पाओगे, यार बस अब तो उल्टी हो जाएगी। तो अब वो जो स्टेज आई है उसको क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड स्टेज। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड स्टेज। तो यहां पे क्या किया कि हमने पहले इसको समझिएगा कि ये हमारे पास जो सॉल्यूशन था ये कैसा था? ये सैचुरेटेड था। क्या था? सैचुरेटेड था। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ठीक है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था बच्चों। टेम्परेचर इसका T था, प्रेशर P था, और वॉल्यूम V था। वॉल्यूम अब अभी भी हम नहीं चेंज कर रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, इसको फिक्स रख रहे हैं, इसको अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं? अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको फिक्स ही रख रहे हैं, इसको फिक्स रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट वी कैन नॉट इंक्रीज, और इन दिस डेफिनेशन वी कैन नॉट चेंज द दिस वॉल्यूम। अब हमारे पास चेंज आया क्या? प्रेशर। तो हम नॉर्मली वैसे नहीं चेंज कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? कि उसके लिए भाई बहुत सारे ऑपरेटर्स लगेंगे, तभी हम प्रेशर चेंज कर पाएंगे। लेकिन टेम्परेचर हम आसानी चेंज कर लेंगे, गैस पे रख देंगे, जला देंगे, नीचे टेम्परेचर चेंज। तो आपने क्या किया? टेम्परेचर चेंज करना चालू किया। अब आपने इसका क्या किया? टेम्परेचर T1 किया, और जैसे ही टेम्परेचर T1 किया, ये सोल्यूशन क्या बन गया? नॉर्मल सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? नॉर्मल सोल्यूशन बन गया। अब आपने एक क्वांटिटी सोल्यूट की थोड़ी सी और ऐड कर ली, फिर घुमाया, और फिर इस स्टेज में और ऐड करके एक बार दो बार जितनी बार भी सब हो जाए, हमने फिर क्या किया? सैचुरेटेड स्टेज को फिर लिया है। सैचुरेटेड स्टेज फिर यहां पे आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, और बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? फिर हमने देखा इसमें और क्वांटिटी हमने ऐड कर दी, फिर आ गई सैचुरेटेड स्टेज, ये स्टेज फिर आ गई अगेन। लेकिन अब की बार हमने जब T3 टेम्परेचर किया, T3 टेम्परेचर के बाद यहां पर हम इस क्वांटिटी को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ऐड करने का मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो रही है, सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो जब हमने सेवरल चेंज इन फिजिकल कंडीशन करके उसकी सैचुरेटेड स्टेज को अगेन फाइंड आउट किया, तो वो स्टेज क्या कहलाएगी? दैट स्टेज इज कॉल्ड, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड स्टेज और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। तो क्या होता है? इसको डिफिनीशन में कैसे लिखें? आफ्टर changing
the physical conditions several times more quantity of solute is not possible to dissolve in solution the stage called supersaturated stage and solution is called supersaturated solution। बात समझ में आई? इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों ये क्लियर हुआ? तो अब आपको क्या पता चल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान रखने की बात है, अब आता है आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये शायद हमने कल भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में हमारे ये भी था। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, ध्यान रखिए, सॉल्यूशन में दो पार्ट आपको बताए थे। एक क्या होता है, सॉल्यूट, और एक बताया था सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम समझें तो ध्यान रखिए कि अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम V है, स्मॉल v, इसका वॉल्यूम V है, तो इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू कैपिटल V। क्या रहना चाहिए, कैपिटल V के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस, मतलब आप ये सोचो इसका वॉल्यूम V प्लस V हो जाएगा, तो नहीं होगा, V प्लस V नहीं होगा, केवल V रहेगा। तो पहली कंडीशन आती है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें डेल्टा V क्या होता है, 0 होता है, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। पहली चीज, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। दूसरी चीज क्या होती है, डेल्टा H0 होता है। डेल्टा H0 का मतलब
ना तो हीट प्रोड्यूस होती है ना ही हीट कंज्यूम होती है, या ये कह सकते हैं टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों ये क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिए, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नो एसोसिएशन, मतलब आप ये समझ लीजिए नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, ऐसी स्थिति ना हो कि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे पॉलीमराइज, मतलब जिनके पॉलीमर ना बनते हों, ऐसा ना हो हम डालें और वो आपस में जुड़ जाएं, या एक सल्यूट एक सॉल्वेंट आपस में जुड़ जाए, ऐसा ना हो दो सल्यूट आपस में जुड़ जाएं, ऐसा ना हो दो सॉल्वेंट आपस में जुड़ जाएं। तो ऐसे काम अगर हो रहे होंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा बात, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन का मतलब आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नो आयनाइजेशन, ध्यान रखिए कोई आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी आयनिक अगर आयनिक में ही घोल दिया जाएगा, जैसे नमक को पानी में डाल देते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, लेकिन नमक को अगर हम बेंजीन में डाल देते हैं तो बना सकता है। बस समझ रहे हैं, क्योंकि बेंजीन के साथ क्या होगा, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, वो वहां पर बना सकता है। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल देंगे तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक हुआ तो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट, और समझिए यहां पर अगर मान लिया ये सल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है और सॉल्यूशन ए बी है, समझिएगा, तो क्या कह रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये कंडीशन नहीं है लेकिन ये होता है, समझिए कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आइडियल सॉल्यूशन कोई है तो उसके अंदर ये चीज होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड ए, मतलब क्या कह रहे हैं, सल्यूट एंड सल्यूट, सल्यूट एंड सल्यूट मॉलिक्यूल, बी एंड बी मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट is nearly equal to A and B molecules, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है बच्चों,
तो क्या कह रहा है कि सल्यूट के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो नियरली इक्वल होगा सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स के। बात समझ में आई? मतलब इनके फोर्सेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये लगभग बराबर ही होंगे, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में? तो ये आइडियल सॉल्यूशन की एक और बात है। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन कहाँ हो सकते, कौन से हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल है वो जरूर ध्यान रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में दिया होता है विच पेयर ऑफ फॉलोइंग इज ए आइडियल सॉल्यूशन, विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर आइडियल पेयर, या कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन पेयर। तो इसमें जो आपके पास आते हैं एक है हेप्टेन, एग्जाम्पल है ये आइडियल सॉल्यूशन की, एग्जाम्पल है हेप्टेन, नाम सुना है? हेप्टेन क्या होता है? एल्केन होता है और इसमें 7 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? तो अगर हम बात करें हेप्टेन, हेप्टेन की जो साथ जो चीज ली जाती है वो, ये हेप्टेन कैसा है? ये नॉर्मल हेप्टेन है। कैसा है? नॉर्मल हेप्टेन एंड हेक्सेन। अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो ये क्या कर सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन कैसा होता है? अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो कुछ बेंजीन ऐसा होता है, ये और टोल्यूइन क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर वाइज। अगर इसमें आपको थोड़ा सा याद आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है? CH3 लगा होता है, इसको बोलते हैं C6H6 और इसको बोलते हैं C6H5CH3। ये बेंजीन है, इसको बोलते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं टोल्यूइन। इट इज कॉल्ड टोल्यूइन। दूसरा पेयर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पेयर जो है, इसमें क्लोरो और ब्रोमो सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरो इथेन को बोलते हैं C2H5Br, ये क्या है? ब्रोमो इथेन है। और C2H5Cl क्या है? क्लोरो इथेन है। ठीक है, इसको ब्रोमो इथेन बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्लोरो इथेन। तो ये आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें ये वाला पूछा जा चुका है और ये वाला भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल याद कर लेने चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? जिनमें ये नहीं होगा, जिनमें ये नहीं होगा। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें ये जीरो ना हो, जिसमें ये जीरो ना हो, टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा हो जाए। दूसरा क्या है? ये प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो, डिसोसिएशन की जगह
यहाँ नो हटा दो, जिसमें एसोसिएशन हो रहा हो, जिसमें डिसोसिएशन हो रहा हो। और ये पांचवा पॉइंट जो है कह रहा है, यहां पे नियरली इक्वल लिखा हुआ था, हमने यहां पे लिखा इज ग्रेटर देन ए बी मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ए और बी का फोर्स ज्यादा होगा, और क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए बी का कम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, ये क्या चीज़ भला होती है, इसको समझते हैं। इसके ऊपर बच्चे बड़े घबराते हैं कि बड़ा राउल्स लॉ में प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता है और आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बीच में हैंग होके रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं वेपर प्रेशर, राउल्ट को बाद में समझते हैं। ठीक है, राउल्ट लॉ को हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम समझेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, ये कौन सी बला होती है। ये बहुत ये 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लेकिन आप लोग शायद भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, भूलना भी हमारा एक अच्छी एक्टिविटी है, ज़्यादा भूलना खराब बात है। ज़्यादा भूलना हमेशा हार्मफुल हो जाता है, लेकिन भूलना अच्छी बात है। किसी से पंगेबाजी हो जाए, आप भूल जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो अगर याद रखोगे तो क्या होगा, जब देखोगे तब तक पढ़ोगे, जब सोचोगे तब तक पढ़ोगे। लेकिन पढ़ाई की चीज़ें मत भूला करो भाई, पढ़ाई की चीज़ें भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम बनी रहेगी। खैर, अब हम समझते हैं पहले ये क्या होती है, वेपर क्या होती है। वेपर क्या होती है, यहीं पे साथ में हम लिख लेते हैं स्टीम क्या होती है। अभी हम रेफरेंस ले रहे हैं इसका, वाटर का ले रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम वाटर की वेपर की बात करेंगे और वाटर की हम बात करेंगे स्टीम की। अब समझो, यहां पे और यहां पर दोनों में हमने क्या कर रखा है, ये पानी भर रखा है, हमने ये पानी भर रखा है दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये पानी भर रखा बच्चों। यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये क्या है, H2O है, ये भी क्या है, H2O। तो पानी है, इसका टेम्परेचर भी सपोज 27 डिग्री है, इसका भी टेम्परेचर अभी 27 डिग्री ही है। अभी कोई चेंज नहीं, एक ही टेम्परेचर पे हमने दोनों चीजें ली हुई, दो बर्तन लिए हुए हैं। अब देखो क्या होता है, समझना, हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहा है वो ये सिस्टम ही कर रहा है। हमने ना तो उसको टेम्परेचर बढ़ाया है ना टेम्परेचर घटाया है। ठीक है, ना टेम्परेचर बढ़ाया है ना टेम्परेचर घटाया है। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, कोलिजन होते रहते हैं मॉलिक्यूल के कोलिजन होते रहते हैं, और कोलिजन होने के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। कैसे, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को टक्कर मारी, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे दी, दूसरे ने तीसरे को मारी, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी तीसरे को दे दी।
तीसरे ने जाके चौथे को मारी, उसने काइनेटिक रेंज चौथे को दे दी। अब ये ऊपर बाउंड्री पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे आपको एक बाउंड्री पे बैठा दिया, भीड़ खड़ी हो, अंदर से धक्का आए तो कौन बाहर गिरेगा? जो बाउंड्री पे बैठा है। वो बाउंड्री से निकल के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो जो बाहर चला गया वो सिस्टम के बाहर का भाग हो गया ना, वो सिस्टम के बाहर का भाग हो गया। तो ये क्या हो गया? यहां ये जो पार्टिकल आया है ये क्या है? इसको बोलते हैं वेपर फॉर्म। क्या बोलते हैं? वेपर है। ये क्या है? ये वेपर है बच्चों, ये इसको बोलते हैं वेपर। और जब कभी भी वेपर बनती है, ध्यान रखिए, ये क्या हाई एनर्जी से गया ना, ये कैसे गया है? हाई एनर्जी लेके गया है। सबकी टक्कर के ताकत लेके यही चला गया नहीं, हाई एनर्जी लेके गया है। तो यहां पे हाई एनर्जी होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है? डिके हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर डाउन होता है तो ये एक्टिविटी स्लो भी होती है। जब ये, आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि आपके पास गर्म दूध आया, एकदम खौलता हुआ दूध आया, आप मुंह लगा के पी लेते हैं? नहीं पी पाते ना। लेकिन क्या करते हैं, उसको एक चौड़ी प्लेट पे या कटोरी में दूध डालते हैं और वो क्या करते हैं, 2 बार फूंक मारते हैं करके और पी जाते गटगट। कैसे? वहां पे वेपराइजेशन होता है। क्या होता है? वहां पे वेपराइजेशन करा दिया। आपने फूका, जो वेपर बन रही थी वो उड़ के चली गई, तेजी से और निकली और चली गई, और फिर आपने फूका, फिर और चली गई। तो धीरे धीरे क्या होता है, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बाहर आते हैं और उनको आप थ्रो करते रहते हो थ्रू योर माउथ एयर प्रेशर। तो जैसे जैसे क्या होता है, तेजी से वो गर्म या हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो उस कटोरी के ऊपर आए हैं उनको आप फ्लो करते रहते हो, वो तेजी से और निकलते रहते हैं और तेजी से निकलते रहते हैं, और धीरे से क्या होता है, उस टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। जब वो छोड़ के आते हैं तो हम आराम से पी लेते हैं। अब ग्लास में क्यों नहीं पी पाते? तो ग्लास में हम इसलिए नहीं पी पाते हैं क्योंकि ग्लास का मुंह होता है छोटा। कैसा होता है? कप का मुंह होता है छोटा, कटोरी का उससे 3 गुना। तो सरफेस बढ़ गई ना, तो बाउंड्री पे बैठे एटम्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ गए ना। तो जब बाउंड्री पे बैठे ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, धक्का लगेगा तो ज्यादा लोग गिरेंगे, नीचे से धक्का लगेगा तो ज्यादा लोग गिरेंगे। अब ऊपर तो छोटा सा मुंह था कप का, अब आप कितना भी फू कर लो तो गिरेंगे तो उतने ही से तो बाहर आएंगे। तो हमने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। क्या कर दिया हमने? बड़ा साइंस का काम सीखा, जो हम लोगों ने कभी साइंस नहीं पढ़ी हमने, लेकिन साइंस सीख ली। हमको बिहेवियर में साइंस आती है। हमने उसको कटोरी में डाला और उस कटोरी को फूकना चालू कर दिया, और क्या हुआ, तेजी से वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जाते गए और नीचे से हाई एनर्जी आते गए। ये काम तेजी से हुआ और आपकी चाय या दूध ठंडा हो गया और आप आराम से पी लिया। तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल हाई एनर्जी होते हैं और ये क्या कर देते हैं भैया, ये टेम्परेचर सोल्यूशन का डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। तो वेपर क्या होती है? इन नॉर्मल स्टेज विदाउट गिविंग और विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी टू द सिस्टम, द मॉलिक्यूल्स विच आर कमिंग आउट बाय द सिस्टम इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड वेपर। दैट इज कॉल्ड वेपर। तो वेपर क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी लिक्विड से बिना टेम्परेचर लिए या दिए जो मॉलिक्यूल उस सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वेपर कह सकते हैं। कहते हैं, कह सकते नहीं, कहेंगे ही। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो हाई एनर्जी के बाहर आए हैं, ये क्या करते हैं? टेम्परेचर डाउन करते हैं। ये क्या करते हैं? टेम्परेचर डाउन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीम की, यही समझ लीजिए थोड़ा सा स्टीम का। अब हमने क्या किया, इसके नीचे लगा दिया गैस चूल्हा, इसके नीचे लगा दिया गैस चूल्हा। अब क्या होने लगा, इसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ने लगा। ठीक है, और बढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे तेजी से मॉलिक्यूल निकलेंगे ना। गर्म होने में आप चाय या दूध गर्म करो, उसके ऊपर क्या करो,
भैया क्या करो, मुंह लगा के देखो तो मजा आती है ना, गरम गरम लगता है। तो ये तो लिक्विड पार्ट था, ये ऐसे बॉयल करने लगा, अब ये ऐसे ऐसे करके घूमने लगा। जैसे आपको देखा होगा, कभी भी कोई चाय बनाई होगी अपने घर में, या दूध गर्म किया होगा, मम्मी कहती खौला लो या चाय बना लो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे बुलबुले उठते हैं। तो ये बुलबुले पहली बात तो होते क्या है कि इसको भी समझ लो, कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर गैस डिजॉल्व जरूर होती है। क्या होती? गैस डिजॉल्व जरूर होती है, चाहे कोई भी लिक्विड हो। तो जब आप क्या करते हो, उसको गर्म कर रहे होते हो, तो वही गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अपने को बढ़ाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं गैस मॉलिक्यूल। गैस टेम्परेचर से तेजी से बढ़ती है ना, वॉल्यूम बढ़ता है ना गैस का। अगर याद हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स प्रिंसिपल था ना, मोर T मोर वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या कर रहे हो, गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो वो गैस के जो बुलबुले आपको दिखते हैं वो क्या होते हैं, उसी में डिजोल्व जो गैस होती है वही बुड़बुड़ बुड़बुड़ करती रहती है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, दूध तेजी से खौलता है, कोई बुलबुला नहीं निकलता। क्यों? जब तक उसमें गैस थी तब तक बुलबुले निकले, और जैसे ही गैस खत्म होगी वो खौलना चालू कर देता है। लेकिन ये खौलता कब है, ये महत्वपूर्ण बात है, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे क्या है, वेपर बनती है। यहां पे क्या बनती, वेपर बनती है। और ये वेपर क्या करती है, इसके ऊपर प्रेशर लगाना चालू करती है, इसके ऊपर प्रेशर लगाना चालू करती है। समझ लो, ये वेपर बनी, ये वेपर क्या प्रेशर लगा रही है। तो जब ये प्रेशर गैस है, तो ये प्रेशर देखिए ऐसे चारों तरफ, गैस का प्रेशर तो चारों तरफ लगता है ना। तो गैस का प्रेशर अगर चारों तरफ लगता है और ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इस स्टेज को बोलते हैं बॉइलिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग स्टेज बोलते हैं। और इस बॉइलिंग स्टेज पे जो गैस आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम। क्या बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, स्टीम कब बनती है, जब टेम्परेचर दे रहे होते हैं। स्टीम कब बनती है, जब टेम्परेचर दे रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर ना दे रहे हैं तो अपने आप स्टीम नहीं बनेगी। स्टीम इज वेरी हाई एनर्जी, हैज वेरी हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी एज कंपेयर टू वेपर। आप समझ लो कि अगर नदी के किनारे आप जाते हो और आपको हल्की हल्की बूंदों का एहसास होता है, वो क्या है, वेपर है। वो आपको क्या दे रही है, ठंडक दे रही है। लेकिन ये क्या देगी, अगर हम इस स्टीम को, कुकर से निकलने वाली स्टीम को एक नली में लेके आपके मुंह पे लगा दे तो जल जाओगे, जलोगे कि नहीं जलोगे। क्यों, ये क्या होती है, वेरी हाई एनर्जी होती है। और ये क्या होती है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होती है। आप ऐसे समझ लो, ये जो गैस होती है, ये जो यहाँ पे बना है वो क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेरी, ये इसके हिसाब से हाई एनर्जी होती है, लेकिन हमारे हिसाब से लो एनर्जी होती है। हमारे टेम्परेचर को देखेंगे तो लो एनर्जी है, लेकिन ये क्या होती है, ये हमारे टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर की होती है। आपको पता है स्टीम कब बनती है, 100 डिग्री में बनती है पानी की। तो 100 डिग्री का अगर टेम्परेचर लेके हमारे पास आएगी तो भैया आपको क्या करेगी, जलाएगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री के आसपास होता है। हाँ, ये आपको दे देगी कितनी, 100 डिग्री। तो आप सोचो 3 गुना टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा ना, तो हम क्या होंगे, जलेंगे। तो इसलिए ये क्या होता है, हमको हार्म करती है, जबकि ये हमें हार्म नहीं करती है। बरसात के मौसम के बाद बड़ा सुहाना लगने लगता है ना, क्यों, ह्यूमिडिटी हाई होती है, क्या निकली होती है, यही वेपर होती है जो हवा में होती है। तो आपको मौसम बढ़िया लगता है। गर्मी में यही ह्यूमिडिटी गायब हो जाती है तो आपको गर्मी लगने लगती है। जाड़े में ये ह्यूमिडिटी हाई रहती है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी जो है एक्चुअली में वाटर वेपर ही होती हैं जो मेंटेन कर रही होती हैं। तो जहां पर वाटर मेंटेन नहीं हो पाता है वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे रेतीली जगह पे आप अगर किसी रेगिस्तान में जाओ तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पर। ठीक है,
तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होना भी नुकसानदेह होता है और ह्यूमिडिटी का ना होना भी नुकसानदेह होता है। अब ज्यादा ह्यूमिडिटी क्यों नुकसान देती है? वो इसलिए नुकसान देती है बच्चों कि जैसे एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये ह्यूमिडिटी क्या करेगी, अपने अंदर ऑक्सीजन को खींच लेगी। क्या करेगी? ऑक्सीजन को खींच लेगी। तो बेचारे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो जिनके फेफड़े खराब होते हैं, वो इस टाइम पर सफोकेशन फील करते हैं। कहते हैं भाई बहुत सफोकेशन हो गया, बहुत ह्यूमिडिटी हो गई। बरसात ना हो, टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो देखिए क्या हो, हालत समझ में आ जाती है। तो ऐसे लोगों को इस टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ठंडी जगह पे कूलर के सामने, एसी के सामने नहीं, कूलर के सामने बैठना चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये आपको हमने बताया वेपर क्या होती है और स्टीम क्या होती है। ये बात समझ में आ गई? अब जरा सा इसको समझते हैं थोड़ा सा, और अब आपके इस लॉ के हिसाब से समझते हैं। ये तो हमने वेपर और स्टीम को आपको बताया, अब जरा लॉ के हिसाब से समझते हैं। लॉ के समझने के पहले हम आपको बताएं इसमें कंसिडरेशन क्या किए गए, उसको देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये नियम क्या कहता है। देखिए, जब हमने यहां पर कोई चीज प्योर ले ली, ये क्या ले ली? प्योर फॉर्म है। ये प्योर फॉर्म है। ये कैसी है? प्योर है। जो भी चीज हम ले रहे हैं वो प्योर है 99.99%। तो जो इसकी उस टाइम जो वेपर बनेगी, उस टाइम जो वेपर बन रही होगी बच्चों, इस वेपर के प्रेशर को, वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे? पी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी नॉट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पी नॉट बोलते हैं। अब यही चीज अगर हमने एक सॉल्वेंट में थोड़ी सी डाल दी, सपोज ये थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई है, हल्की हल्की पड़ी हुई है, यही चीज हल्की हल्की सी पड़ी हुई है, तो इसकी वेपर कम हो जाएगी ना, ये हल्की हल्की हो जाएगी। तो इस टाइम जो इसका प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्योंकि बच्चों यहां पे एक चीज समझ लो, यहां पे दो चीजों के क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। एक तो सल्यूट के होंगे और दूसरे किसके हो जाएंगे? सॉल्वेंट के होंगे। अगर ऐसे समझ लो, यहां पे दो तरह के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक क्या होगा? सॉल्वेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? सल्यूट हो गया। ठीक है, तो इस टाइम ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे? प्रेशर डाल रहे होंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे? प्रेशर डाल रहे होंगे। तो दोनों का प्रेशर कंप्लीट प्रेशर नहीं हुआ, एक कुछ पार्ट डाल रहा है, एक कुछ पार्ट डाल रहा है, तो दोनों के प्रेशर में क्या होगा? अंतर आएगा। क्या आएगा? अंतर आएगा। ये प्योर फॉर्म से कम होगा, ये प्योर फॉर्म से यहां पे कम होगा। तो जो प्योर फॉर्म से कम होगा, लेकिन यहां पे प्रेशर तो और भी है, दूसरे मॉलिक्यूल में प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो दूसरे मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं तो उनका एक पार्शियल प्रेशर काम करेगा, एक का अलग एक का अलग। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर इस पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर बनेगा। इसीलिए हमने कहा क्या है? ये पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर किसके किसके होंगे? सॉल्यूट मॉलिक्यूल के, किसके होंगे? सॉल्यूट मॉलिक्यूल के और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के, इन दोनों के अलग अलग प्रेशर होंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम कहते हैं सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल ही नहीं है, तो जो प्रेशर होगा वो किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। जो प्रेशर होगा वो किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। हम कहते हैं सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, तो जो प्रेशर होगा क्या हो, किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। तो वो एक अलग स्टेज है, वहां पे एक अलग कंसिडरेशन है। ठीक है बच्चों, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रश्न आया वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर ये होता है कि
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है? वेपर प्रेशर को अगर हम लिखते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर exerted by vapor molecules on the surface of what? On the surface of solution or pure mid substance, जो भी है, जो भी ले लिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो, उसका प्योर फॉर्म में हो, तो वो वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको आज ये चीजें जो बताई हैं, इसके आगे की चीजें हम अगले टर्न पे बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कल आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ टच में बने रहें, हम आपको हर तरीके से इन चैप्टर्स का कंप्लीट नॉलेज देंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। नहीं लाइक करते कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए, इसके लिए हम बस इतने ही से खुश हैं। आप सीखेंगे, हमारी खुशी इसी में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।